बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर संसद में जमकर हुआ हंगामा। राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार करना पड़ा स्थगित। लोकसभा में भी शून्यकाल में उठाया गया मुद्दा। कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच है घनिष्ठ संबंध। एक माह से चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज होगा समापन समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे समारोह में भाग। और गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा। कोर्ट ने मुख्तार के गुर्गे भीम सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर कल संसद में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते राज्यसभा को 3 बार स्थगित करना पड़ा। भाजपा के विप्लव देव ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया और मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। वहीं लोकसभा में भी शून्यकाल के दौरान संजय जायसवाल ने मुद्दा उठाया। संसद के दोनों सदनों में बिहार में शराब पीकर हुई मौतों का मुद्दा उठा। लोकसभा और राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते सदन 3 बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद विप्लव देव ने शून्यकाल के दौरान बिहार में शराब पीने से हुई मौतों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में हुई मौतों पर बिहार सरकार की तीखी आलोचना की। संवेदनशील जो विषय है, बिहार में 40 लोगों का मौत हो गई है, इसके बारे में एक बार आप हाउस में उठाने के लिए, चर्चा करने के लिए मौका दीजिए। उसके बाद मेरा अपना विषय में रख लूंगा। बिहार में सर शराबबंदी है, शराबबंदी से हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शराबबंदी के कारण अगर मौत होती है और अवैध व्यापार होता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है और नीतिगत सरकारें निर्णय लेती है। लेकिन आज कल शाम से लोग अभी वर्ल्ड कप का स्कोर देखते हैं और कल शाम से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कोर देख रहा हूं कि कितने लोग मरे हैं। शराब पीने से हुई मौतों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। नीतीश कुमार जी मानसिक असंतुलन के शिकार हो चुके हैं और केंद्र को भी बिहार की चिंता करनी चाहिए कि जिसका मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का मानसिक रूप से असंतुलन का शिकार हो, तो केंद्र को निश्चित चिंता करनी चाहिए बिहार के बारे में। राज्य में शराब पीने से हुई मौतों पर सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं। बिहार के अंदर शराब की इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे प्रशासन है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस पर रोक लगाने में। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों ही सदनों में कामकाज हुआ। हालांकि विपक्ष ने तवांग के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन सभापति ने कामकाज को जारी रखा। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में कई अहम सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों के द्वारा दिए गए। एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक स्तर के लिहाज से देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं। उन्होंने विपक्षी शासित राज्यों से अपील की कि वे अपने राज्यों में पेट्रोल पर वैट की दर को कम करें, जिससे कीमतों को और कम किया जा सके। गवर्नमेंट व्हिच इज कमिटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बाय अफोर्डेबिलिटी आई मीन इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट मेकिंग एनर्जी अवेलेबल एट द बंक एट रीजनेबल प्राइसेस, but also ensuring that in the process of doing that, you don't disrupt the system. We, therefore, have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel, and the prices did not go beyond what. Ideally, we would like to have the prices come even lower. उधर राज्यसभा में अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कानून मंत्री ने कहा कि देश में करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं और जजों की नियुक्ति को लेकर मौजूदा स्थिति में सरकार की भूमिका काफी सीमित है। वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत
सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। पेंडेंसी और केसेस को खत्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे, तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। एक अहम सवाल के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि देश का सार्वजनिक प्रसारक देश की भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि निजी चैनलों पर भड़काऊ कार्यक्रमों की शिकायत पर 3 टियर सिस्टम के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें और नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगी, 3 टियर सिस्टम है, उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। दोपहर बाद लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संविधान के जो मंशा है, संविधान के जो भावना है, उस भावना के आधार पर भारत के समस्त क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे समुदायों को न्याय मिले। हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लंबे अरसे के ऐसे मामले उलझे हुए और ऐसे लोग जो हमेशा संवैधानिक प्रावधानों से अछूता रहे, उन्हें आज न्याय मिल रहा है। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद ग्लोबल वार्मिंग पर अल्पकालिक चर्चा की गई। इन वर्षों में हम सोलर सेल की कैपेसिटी में तीसरे नंबर के देश हो गए हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा वाटर हीटिंग के प्रोसेस में दूसरे नंबर के देश हो गए। और इतना ही नहीं, अभी भारत ने दुनिया में पहला ऐसा गांव बनाया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पे चलता है, जहां की एक एक घर भी सौर ऊर्जा पे चल रहा है। वो है गुजरात का मोढेरा गांव। और इतना ही नहीं, वहां पर भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। तो वो भावी भारत का भी प्रतीक है और गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है। इससे पहले सुबह जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव की मांग की, जबकि बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले को बीजेपी सांसदों ने उठाया। राज्यसभा की कार्यवाही जिसके चलते 3 बार बाधित हुई। उधर लोकसभा की कार्यवाही दिन भर सुचारू रूप से चली। शून्यकाल में कई अहम मुद्दों को सदस्यों ने सदन में उठाया। भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों के बाद प्रतिनिधियों ने बेंगलुरु में IISc में स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू हुए। वो G20 के प्रतिनिधि प्रदर्शित किए गए स्टार्टअप कार्यों से काफी प्रभावित भी दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल कर्नाटक के उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री CN अश्वत्थ नारायण के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और ये प्रतिनिधिमंडल अयोध्या भ्रमण के उपरांत राजधानी लखनऊ पहुंचा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश आगमन पर सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के मध्य हुए घनिष्ठ संबंध हैं। ये घनिष्ठ संबंध इस रूप में है कि कर्नाटक में भगवान श्री मंजुनाथ की परंपरा नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा को ही आगे बढ़ाती है और एक दूसरे को सुदृढ़ आध्यात्मिक भारत से जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को संकट का साथी कहा जाता है। कर्नाटक क्षेत्र में प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए मारुति नंदन हनुमान जी आगे आए थे। हनुमान जी की सहायता भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार बनी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी सबसे ऊंचा स्थल है और अयोध्या के रक्षक हनुमान जी हैं और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य को परस्पर रूप से अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संबंधों को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सौ वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य इस दौरान अब प्रारंभ हो चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या आते हैं, रामलला के मंदिर का कार्य का शुभारंभ करते हैं। अन्यथा इससे पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर अयोध्या नहीं गया था। मोदी जी के पहले कोई जाने को तैयार नहीं होता था। सबको भय लगता था
कि अयोध्या जाएंगे तो कहीं हम पर कोई आरोप न लग जाए, लेकिन अपनी विरासत के प्रति सम्मान और अपने मानबिंदुओं के प्रति अगाध आस्था का भाव आज हम सबको देखने को मिलता है। अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में भगवान विश्वनाथ का पावन धाम बनकर के तैयार हो गया है। ऐसे ही देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। ये हम सब भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है और हम सबको अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण के नेतृत्व में 150 लोगों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचकर सभी ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया और ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी पर माथा भी टेका। डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, इसलिए हम लोगों के लिए ये मंदिर अत्यंत पूजनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि इसी के साथ राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। डेलीगेशन ने कर्नाटक की सिल्क साड़ी और सिल्क के कपड़े भगवान रामलला, उनके भाइयों और माता सीता के साथ ही माता कौशल्या को समर्पित करने के लिए ट्रस्ट को सौंपा और भगवान रामलला को चांदी की ईंट भी समर्पित की और अयोध्या की मिट्टी लेकर कर्नाटका के लिए रवाना हो गए। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा भावनात्मक से ये सिल्वर का ब्रिक लेकर आए, समर्पण किया। हम 150 लोग साथ में आए यार, और राम जी का आशीर्वाद लेके पूजा करके उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारा जीवन में, हमारा समाज में, हमारा राज्य में, हमारा देश में राम राज्य निर्माण होने हैं। ये निर्माण हो रहा है। हमारा सबसे नेता हमारा लीडर सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नायकत्व में, नेतृत्व में ये सब मंदिर निर्माण हो रहा है, देश का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण से राष्ट्र मंदिर निर्माण। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15। तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से मनाया गया। समारोह में कुल 195 छात्र छात्राओं को कुल 228 मेडल उपाधि विभिन्न संकायों में दिए गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं को किट वितरित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि 70% छात्राओं ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, परंपरा को जीवित रखना है और संस्कृति को बचाना है, अनुशासन लाना है, बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करनी चाहिए और 100% बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का ये दायित्व है कि बच्चों की रुचि को पहचान कर आगे लाने का प्रयास किया जाए। विश्वविद्यालय 10 वर्षों का रोडमैप बनाए तथा छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर समितियों के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पानी की विकट समस्या है, इसलिए पानी को बचाना, वर्षा जल संचय करना, हर जनपद में 75 तालाब बनवाए जाएं जैसी योजनाएं भारत सरकार ने तैयार भी की हैं। इन योजनाओं को गति देने के लिए विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार आवास के लिए पैसे दे रही है और गरीब का आवास हो रहा है। करोड़ों लोगों को आवास मिला,
इसके पहले ये परिवार की क्या स्थिति थी और आवास मिलने के बाद ये परिवार की स्थिति क्या हुई, इसका कोई प्रोजेक्ट करके समाज के सामने ये विषय रखने की आवश्यकता नहीं लगती है आपको। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना, परिवार को 5 लाख का एक कार्ड दिया जाता है। किसी को कैंसर हुआ, किसी को किडनी फेल हुई, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कार्ड लेकर जाओ हॉस्पिटल में, फ्री में दवाई करके वापस आओ, घर स्वस्थ रहे। काशी तमिल संगमम का आज समापन समारोह आयोजित हो रहा है। 1 माह तक चलने वाले इस ऐतिहासिक समारोह का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करेंगे। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह मौजूद हैं। हरिकेश, आज इस ऐतिहासिक आयोजन का समापन समारोह है, कितना कुछ खास लम्हे या क्या कुछ यादें देकर जा रहा है ये आयोजन? समरीन, मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो कल ही आ चुके हैं जायजा लेने के लिए जो चल रही थी व्यवस्थाएं, और आज जो समापन समारोह होना है, चूँकि ये शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो योजना है, प्रधानमंत्री की सोच है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको धरातल पर लाने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय मुख्य भूमिका में इसमें है और तमिलनाडु से मद्रास IIT और वाराणसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेजबान की भूमिका में थे। सारे जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए वो MP थिएटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हुए, और आज का भी जो मुख्य कार्यक्रम है वो MP थिएटर में ही होगा। वहाँ ग्राउंड पर एक बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें कि ये जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सेमिनार हैं, ये सब इनका आयोजन किया गया। स्टॉल लगाए गए तमिलनाडु के उत्पादों के, व्यंजनों के, चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना स्टॉल लगाया। तो ये पूरा प्रयास किया गया, और इसके अलावा एक और आयोजन किया गया खेल का, युवाओं के लिए, जो भी छात्रों के लिए, जो भी जोड़ने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी जो कार्यक्रम रखे गए। इसके अलावा चूँकि टेक्सटाइल के कारण जाना जाता है काशी और कांजीवरम की साड़ियाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकती हैं, आप संबंध कह सकती हैं, दोनों में एक संबंध है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में 2 दिवसीय एक कॉन्क्लेव रखा टेक्सटाइल का, जिसमें जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी विधाएं हैं उनके भी स्टॉल वहाँ पे लगाए गए। पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो 2 दिन लगातार आए वहाँ पर। उन्होंने उद्यमियों से जो है उनसे बातचीत की, वहाँ पे जो स्टॉल है उसको देखा, उद्यमियों के साथ क्रूज पर गए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, क्रूज पर वहाँ वार्ता की, पत्रकारों से वार्ता की, और जो उन्होंने एक टारगेट रखा कि 100 बिलियन का हम लोग निर्यात करेंगे टेक्सटाइल का, वो भी इस काशी तमिल संगमम लोगों में आपको के दौरान ही हुआ मिल रहा है। आज के दिन आपने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ उत्साह है लोगों में? देखिए, मैं तो लगातार संपर्क में हूँ। जो ग्रुप आ रहे हैं तमिलनाडु से, वो बहुत ही ज़्यादा आह्लादित हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इसके अलावा जो तमिलनाडु से कलाकार आए हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना परफॉर्म किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया उस सांस्कृतिक आयोजनों में, और इतने बड़े बड़े गेस्ट आए जो है उनसे मुलाकात की, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, युवा हैं, और जो काशी के नागरिक हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने जा रहे हैं, जो काशी में जो चल रहा है। हरिकेश, आपको क्या लगता है कि ये जो काशी तमिल संगमम हुआ है, इससे सांस्कृतिक जो बदलाव होगा या व्यवसायिक तौर पे क्या क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं आगे आने वाले वक्त में? मैंने समरीन आपको बताया कि जैसे टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है वाराणसी को, काशी को, और उसका जो संबंध है वो, इसके अलावा भी जो उद्यमियों का 2 ग्रुप आया, उसमें भी यहाँ के उद्यमियों ने उनके साथ चर्चा की। जैसे यहाँ पे सरसों के तेल की बात है, वहाँ से नारियल के तेल के लाने की बात है, यहाँ पे भी नारियल के तेल की इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। नारियल के जो जब हम खोलते हैं उसका जो खोल निकलता है, उसके लिए भी उसको प्रयोग करके उत्पाद बनाने की बात है। तो ये देखिए एक नई शुरुआत हो चुकी है। संस्कृति तो पुरानी है ही, एक दूसरे से संबंध रहा है। तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती जी की 5वीं पीढ़ी यहाँ पर हनुमान घाट में निवास कर रही है, और भी तमिलनाडु के पुराने बहुत लोग आए। यहाँ के मंदिर जो है उनके, शुक्रिया हरिकेश जी सारी जानकारी के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में समर्थ योजना से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत की इस योजना से लोग वाकई समर्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। योजनाओं का पैसा पूरी तरीके से अब योजना पर ही खर्च हो रहा है, उसमें कोई बिचौलिया और दलाल इसका लाभ नहीं ले पाता है। सरकार के भेजे जा रहे हर पैसे का लाभ गरीब से गरीब वर्ग और लाभार्थी को मिल रहा है। इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत का वस्त्र उद्योग प्रधानमंत्री के 5 प्रण के विजन को लेकर कार्य कर रहा है। यही कारण है कि भारत का वस्त्र उद्योग आज आत्मनिर्भर हो गया है। भारत के कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन का सही कीमत मिले, इसके लिए CCI और निजी इंडस्ट्रीज के बीच में MOU साइन हुआ है, जिससे वो इन उत्पादकों को सही कीमत दिलाने के साथ साथ इनकी ब्रांडिंग कर सकेंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचारित भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के अंतर्गत यहां पर आयोजित 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में काफी सकारात्मक चर्चा हुई है, जिसके परिणाम भी निकले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर तमिलनाडु से आए लोग इस प्रतिबद्धता से जा रहे हैं कि वो आने वाले समय में $100 मिलियन के निर्यात के लक्ष्य को पूरा कर सकें। लक्ष्य के अनुरूप कार्य भी हो रहा है। वस्त्र मंत्रालय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप बुनकरों सहित वस्त्र उद्योग से जुड़े सभी लोगों की बेहतरी और उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। जनपद पर कॉटेज एम्पोरियम के ठीक सामने एक विरासत नाम की सारी एग्जीबिशन शुरू होने जा रही है। विरासत में हमने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में 75 अलग अलग वीव्स जो भारत की शान है, कई का हमारे पास GI टैग है, जैसे कांजीवरम साड़ी है, पैठनी साड़ी है, पटोला साड़ी है, बनारस की सिल्क साड़ी है, ऐसे अलग अलग देश भर के 75 वीव्स माई साड़ी माई प्राइड नामक ये विरासत एग्जीबिशन कल से शुरू होगी। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूं कि आप जरूर उसमें भी भाग। वाराणसी काशी तमिल संगमम खेल महोत्सव के मैत्री प्रतियोगिता के आखिरी दिन कबड्डी का मुकाबला BHU के एम्फी थिएटर ग्राउंड परिसर में आयोजित किया गया। कबड्डी मुकाबले में तमिलनाडु और यूपी के पुरुष एवं महिला के बीच में खेल आयोजित किया गया, जिसमें पहले मुकाबले में तमिलनाडु और यूपी की महिला टीम ने खेला, जिसमें मैच का परिणाम यूपी के पक्ष में रहा, जिसमें यूपी को 55 और तमिलनाडु को 33 अंक हासिल हुए। वहीं दूसरे मुकाबले में तमिलनाडु और यूपी के पुरुष वर्ग का मुकाबला हुआ, जिसमें यूपी की टीम ने 63 और तमिलनाडु ने 31 अंक हासिल किए। इस प्रतियोगिता का परिणाम यूपी टीम के पक्ष में रहा। मुख्य अतिथियों के रूप में BHU के कुलपति सुधीर कुमार जैन, उनके साथ प्रोफेसर DC राय, उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय खेल परिषद BHU तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक और संजय सासवत और अभिमन्यु सिंह, महासचिव विश्वविद्यालय खेल परिषद BHU वाराणसी के उपस्थित रहे। खेल के अंत में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के ACP भेलुपुर प्रवीण सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया और उनके साथ लंका SHO ब्रिजेश सिंह अन्य लोग भी मौजूद रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू हुए काशी तमिल संगमम कार्यक्रम से उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए काशी तमिल संगम पर्यटकों का दल अलग अलग समूहों में उत्तर भारत के प्रमुख शहरों का भ्रमण कर रहा है। इसके तहत बृहस्पतिवार को प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर 210 तमिल पर्यटकों का रूरल और फॉर्मर दल का जत्था प्रयागराज पहुंचा। त्रिवेणी संगम तट के VIP घाट पर प्रयागराज जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा सभी तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत की उपाध्यक्ष अर्चना शुक्ला और कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र वैश्य ने पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का संबंध जो वर्षों पहले कहीं लुप्त हो गया था, उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास सफल साबित होता दिखाई दे रहा है। संगम पहुंचे इन तमिल पर्यटकों को त्रिवेणी संगम में स्नान कर हनुमान मंदिर और शंकर विमान मंडपम के दर्शन कराए गए। दल में शामिल रूरल और फॉर्मर पर्यटक दलों के सदस्यों का कहना था कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई इस मुहिम से एक दूसरे के बीच पहले मतभेद को भी मिटाया जा रहा है। साथ ही साथ इसका हिस्सा बनने के बाद जिस सुखद अनुभूति को महसूस किया जा रहा है, पर्यटकों ने कहा कि प्रयाग नगरी आकर हमें सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। We
are very proud of our Prime Minister and our Yoginath Maharaj that they have arranged like this. बहुत ऊंचा कार्यक्रम they have arranged. इसके जैसे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया था. Ganga, Yamuna, Saraswati, Triveni Sangamam. Our Tamil people, we always think about this place because every Hindu, one time in his life, this is a very big expectation in each Hindu family. समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम. बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है. टेस्ट के लिए जाना बेटा. टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ. ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है. गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके. जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की. गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं. विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है. बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ. गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. योगी सरकार का शिकंजा माफियों पर कसता जा रहा है. उसी के तहत मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं. गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 10 साल की सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्जन से दंडित किया है. तो 2 मुलजिम थे, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी. गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों को रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था. इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया. तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे. बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर संसद में जमकर हुआ हंगामा. राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार करना पड़ा स्थगित. लोकसभा में भी शून्यकाल में उठाया गया मुद्दा. कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात. मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच है घनिष्ठ संबंध. एक माह से चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज होगा समापन समारोह. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे समारोह में भाग. और गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा. कोर्ट ने मुख्तार के गुर्गे भीम सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा.